Good evening. Yesterday's problems for homework were problem number 12, 21 and 36. Hopefully solve हुए होंगे. Now, the problem number 12, ऐसा similar सबके similar problems हमने किए हुए हैं. 21 थोड़ा सा slightly different था. Problem number 12 में क्या दिया हुआ है? Alena Limited is considering a new project requires capital investment of rupees 9 crores. Interest on term loan is 12% and the corporate tax rate is 30%. Calculate the point of indifference for the project considering the debt equity ratio consists by the financing agencies being 2:1. So यहाँ पे क्या हो गया कि एक तो प्रोजेक्ट है उसमें क्लियरली नहीं दिया हुआ है बट एक हमारा ऑल्टरनेटिव वन इसमें किस तरीके से हो जाएगा कि जो हमारा डेट है वो ऑल इक्विटी रहेगा और एक में डेट और इक्विटी 2:1 के रेशियो में रहेगा. सो व्हाट वी आर गोइंग टू हैव यहाँ पे ऑल्टरनेट वन में 9 करोड़ का पूरा इक्विटी हो गया और दूसरे में 1:2 का रेशियो है. Debt equity ratio 2:1, so debt is 2 and equity is 1. So ये 3 lakhs and 6 lakhs हो गया. So ये डायरेक्टली भी कर सकते थे, डायरेक्टली फॉर्मूला लेके EBIT minus I1 into 1 minus T upon N1 is equal to EBIT minus I2 into 1 minus T divided by N2 करके भी वो फॉर्मूला डायरेक्टली लगा के भी कर सकते थे. ठीक है. इसका हमने कल जो सिमिलर प्रॉब्लम हमने किया था ना, एक वो होमवर्क को कल भी था, वो उसमें 10,80,000 आया था और इसमें आया है 1 करोड़ 8 lakhs. ठीक है. थोड़ा सा क्वेश्चन एम्बिग्यूअस था, उसमें दो अलग अलग प्लान्स वैसा करके ऐसा स्पेसिफिकली मेंशन नहीं था बट करना वैसा ही है उसमें. देन इसके बाद में प्रॉब्लम नंबर 21 उन्होंने क्या दिया हुआ है? करीम लिमिटेड प्लान्स टू एक्सपैंड एसेट्स बाय 50%. To finance the expansion, it is choosing between a straight 12% debt issue and ordinary shares. Its balance sheet and the profit and loss account are shown below. So यहाँ पे बैलेंस शीट दिया हुआ है, इसमें 11% डिबेंचर्स 40 lakhs के, ऑर्डिनरी शेयर्स 10 lakh शेयर्स और रुपीज 10 each 1 crore के एंड रिटेन्ड अर्निंग्स 60 lakhs. Total assets are 2 crores. Then profit and loss account for the year ended 31st December, sales दिया हुआ है 6 crores. Total cost excluding interest, तो इसमें वेरिएबल प्लस फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट सब आ गया. सो नेट इनकम बिफोर टैक्सेस आ गया. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 40 lakhs के डिबेंचर्स थे एट 11%, सो 4,40,000. इनकम बिफोर टैक्सेस, टैक्सेस एट द रेट ऑफ 35%. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड अर्निंग्स पर शेयर यहाँ पे कंप्यूट करके 2.78 आ गया एंड प्राइस अर्निंग रेशियो इज गिवन एंड मार्केट प्राइस 20.85 rupees. If Kareem Limited finance 1 crore expansion with debt, the rate of incremental debt will be 12%. The price earning ratio of the ordinary shares will be 5 times. So यहाँ पे उनका एक्सपेंशन है कितने का? 1 करोड़ का एक्सपेंशन है. ठीक है. ऑलरेडी 2 करोड़ है इन उनका कैपिटल एम्प्लॉयड. 1 करोड़ का एक्सपेंशन. वो क्या बोल रहे हैं कि अगर ये 1 करोड़ उन्होंने डेट से रेज करा, देन जो रेट ऑफ इंक्रीमेंटल डेट होगा वो 12% रहेगा एंड प्राइस अर्निंग रेशियो विल बी 5 टाइम्स. अभी प्रेजेंटली इनका प्राइस अर्निंग रेशियो है कितना? 7.5 टाइम्स. इफ द एक्सपेंशन इज फाइनेंस्ड बाय इक्विटी, न्यू शेयर्स कैन बी सोल्ड एट ₹12 per share
एंड द प्राइस अर्निंग रेशियो विल रिमेन एट 7.5 टाइम्स। सो वो अगर इक्विटी के थ्रू रेज किया तो जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो 7.5 टाइम्स ही रहेगा, और जो नए शेयर्स हैं दे कैन बी इशूड एट ₹12 पर शेयर। Assuming that net income before interest and taxes is 10% of sales, calculate earnings per share of sales of 4 crores, 8 crores and 10 crores when financing is with ordinary share and is with debt। ठीक है, सो वो क्या बोल रहे हैं कि जो EBIT है, EBIT is 10% of the sales। ठीक, और वो क्या बोल रहा है फिर उसके बाद में हमारे को क्या कंप्यूट करने के लिए बोल रहा है, कैलकुलेट EPS if the sales are 4 crores, 8 crores and 10 crores when the financing is with ordinary share and is with debt। so यहाँ पे अब हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट होगा वो हम किस तरीके से बनाएंगे। हमारे पास सेल्स लेवल है 3, 4 करोड़ का, 8 करोड़ का एंड 10 करोड़ का। इन दोनों में इक्विटी प्लान आएगा, दोनों में डेट प्लान आएगा। एंड दे आर सेइंग दैट द EBIT इज 10% ऑफ द सेल्स। सो अगर EBIT 10% ऑफ द सेल्स है और सेल्स 4 करोड़ है तो उसका 10% हो जाएगा 40 लाख। सो इक्विटी में भी 40 लाख, डेट में भी 40 लाख। अगर सेल्स 8 करोड़ है तो वो 8 करोड़ का 10% 80 लाख हो जाएगा इक्विटी और डेट में। ऐसी सेल्स अगर 10 करोड़ है तो ये 1 करोड़ आ जाएगा हमारा EBIT। इसमें से लेस करेंगे इंटरेस्ट, एग्जिस्टिंग होगा, एग्जिस्टिंग 4,40,000 सारे कॉलम्स में रहेगा, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग 40 लाख रुपए का डिबेंचर है एट 11% वो सबके लिए है। एंड एडिशनल वो कहां पे आएगा, डेट प्लान में आएगा। वो कितना आएगा, 1 करोड़ रुपीस का, एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%। सो इक्विटी प्लान में नहीं होगा, डेट प्लान में 12 लाख, फिर से इक्विटी प्लान में नहीं, डेट प्लान में रहेगा। एंड इससे हम कंप्यूट कर लेंगे EBT, उसमें से हम माइनस कर देंगे टैक्स, विल बी गेटिंग द अर्निंग्स आफ्टर टैक्स दैट इज नेट इनकम। एंड फिर इसके बाद में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स लेंगे। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में हमारे एग्जिस्टिंग तो 10 लाख शेयर्स हैं, और एडिशनल जो शेयर्स आएंगे वो इक्विटी प्लान में आएंगे। कैसे आएगा, 1 करोड़ का हमारा एडिशनल है, 1 करोड़ का एडिशनल है डिवाइडेड बाय 12। तो यहां पे हमारे पास 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 12, दिस विल बी 8,33,333। इतने हमारे एडिशनल शेयर्स आ जाएंगे, एंड इससे हम EPS कंप्यूट कर लेंगे। देन इसके बाद में ये A और C पार्ट में, फिर B पार्ट अभी बाद में, यूजिंग P रेशियो कैलकुलेट द मार्केट प्राइस पर शेयर। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इक्विटी प्लान में P रेशियो 7.5 टाइम्स है, डेट प्लान में 5 टाइम्स है, उससे मल्टीप्लाई किया एंड वी हैव गॉट द प्राइस ऑफ द शेयर। ठीक, यहां तक की वैल्यूज आ गई, कोई डाउट या क्वेश्चन? ये और ऑब्वियसली कैसे होगा, अब इसमें से पूछें तो क्या बेटर है, तो जितना ज्यादा सेल करोगे उतना बेटर है ना। 4 करोड़ से बेटर 8 करोड़ है, 8 करोड़ से बेटर 10 करोड़ से। ठीक है, तो जैसे जैसे सेल्स बढ़ रही है वैसे वैसे मार्केट प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, EPS भी बढ़ रहा है और मार्केट प्राइस भी बढ़ रहा है। तो इसमें तो वो सिलेक्शन नहीं होगा कि सेल 4 करोड़ होनी चाहिए कि 8 करोड़ की 10 करोड़,
10 करोड़ से भी ज्यादा कर सकते हो तो वो भी बेटर होगा. इज इट क्लियर? देन फिर इसके बाद में इनडिफरेंस पॉइंट, ये हमारा बी पार्ट था. इनडिफरेंस पॉइंट, इनडिफरेंस पॉइंट के लिए वही हमारा फॉर्मूला आ गया, जनरल फॉर्मूला x माइनस आई वन इंटू वन माइनस टी माइनस पी डी वन अपॉन एन वन इज इक्वल टू x माइनस आई टू इंटू वन माइनस टी माइनस पी डी टू अपॉन एन टू. तो यहाँ पे अंडर इक्विटी प्लान हमारा जो टोटल इंटरेस्ट है वो है 4,40,000. ठीक है. एंड अंडर डेट प्लान जो हमारा टोटल इंटरेस्ट है वो है 16,40,000 और प्रेफरेंस शेयर्स तो है ही नहीं. ठीक. सो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया एंड वी हैव गॉट इन डिफरेंस पॉइंट 30,80,000. बोलो कोई डाउट या क्वेश्चन यहाँ पे? देन आफ्टर दिस प्रॉब्लम नंबर 36. Problem number 36. Blue Limited and all equity finance companies considering repurchase of 275 lakhs equity shares and to replace it with 15% debentures of the same amount. So Blue Limited is at present all equity finance company. तो उसमें से कंपनी क्या सोच रही है कि उसमें 275 lakhs की जो इक्विटी है उसको बाय बैक कर ले और उसको रिप्लेस कर दें विद द डेट डिबेंचर्स ऑफ 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट. Current market value of the company is 1750 lakhs with its cost of capital of 20%. So जो present जो value of company है वो है 1750 lakhs with cost of capital of 20%. मतलब कब है? When the company is all equity at present है. ठीक है. So presently it is all equity finance company. So here वहां पे इसकी 1750 लैक्स है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 20%. तो ये जो 20% होगा बेसिकली कॉस्ट ऑफ इक्विटी ही होगा क्योंकि उसमें एट प्रेजेंट तो डेट है ही नहीं. तो और ये जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू ऑफ इक्विटी ही होगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्म जो रहेगा. तो अब यहाँ पे क्या हो गया, वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला हम लगाते हैं. वैल्यू ऑफ इक्विटी का जो फॉर्मूला है दिस इज नेट इनकम डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी. अगर प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है सो नेट इनकम इटसेल्फ विल बी अर्निंग्स आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय के. तो उससे हमने ईएटी निकाल लिया. ईएटी से जब हम ईबीआईटी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ईबीआईटी विल बी ईएटी डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट. लोग कैसा होता है, ईबीआईटी में से हम क्या करते हैं, बेसिकली यहां पे इस सिचुएशन में क्योंकि इंटरेस्ट तो है नहीं, इन दिस केस वी डोंट हैव इंटरेस्ट, सो डायरेक्टली ईएटी विल बी व्हाट, ईबीआईटी इनटू 1 माइनस टी. तो उससे हमारे पास ईबीआईटी क्या हो जाएगा, ईएटी डिवाइड बाय 1 माइनस टी. सो इससे हमारे पास ईबीआईटी आ गया, इट इज 500 lakhs. गॉट इट. और फिर हम प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाते हैं. एज ए ऑल इक्विटी कंपनी और दूसरा है डेट इक्विटी कंपनी. इससे हमने प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाया. सो ईबीआईटी तो दोनों केस में हमारा 500 lakhs ही रहेगा, लेस किया इंटरेस्ट, ऑल इक्विटी में इंटरेस्ट नहीं होगा, एंड डेट प्लस इक्विटी में इंटरेस्ट हमारा आएगा 275 का 15%. सो दैट इज 41.25. सो ईबीटी आ गया, लेस कर दिया हमने टैक्स एट द रेट ऑफ 30%. सो इससे हमारे पास ईएटी आ गया, दैट इज नेट इनकम, दिस इज 350 एंड 321.12 आ गया. देन अब क्योंकि ये जो हमारा प्रॉब्लम है दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ मॉडिग्लेनी मिलर विद टैक्सेस, क्योंकि टैक्स रेट दिया है और मॉडिग्लेनी मिलर से सॉल्व करने के लिए बोला है. तो यहां पे हमारे को क्या निकालना है, मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी निकालना है. सो मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी बिफोर इट बिकेम लीवर्ड कंपनी, डेट के पहले तो 1750 दिया हुआ है.
अनलीवर्ड कंपनी की वैल्यू दिया हुआ है, लीवर्ड कंपनी की वैल्यू हमारे को निकालना है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, वैल्यू ऑफ लीवर्ड कंपनी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड कंपनी प्लस डी इंटू टी। एंड वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड कंपनी मतलब प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंटली जो कंपनी है दैट इज अनलीवर्ड कंपनी, उसकी वैल्यू हमारे को दिया हुआ है दैट इज 1750 प्लस डेट इज 275 इनटू टैक्स रेट इज 30%, सो उससे हमारे पास जो वैल्यू आ गई 1832.50। एंड हाउ मच इज द चेंज इन द वैल्यू ऑफ इक्विटी वी हैव गॉट, पहले हमारी वैल्यू थी कंपनी की 1750 एंड अभी हमारे पास में जो वैल्यू अब हमने निकाल लिया आफ्टर इट बिकम्स द लीवर्ड कंपनी इट इज 1832.50। सो 82.50 से हमारी वैल्यू ऑफ फर्म में चेंज आ गया, वैल्यू इंक्रीज हो गई बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डेट इन कैपिटल स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर? ठीक है। देन अब इसके बाद में देर आस्किंग अस द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब जब हम यहाँ पे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे तो एक फॉर्मूला इसके लिए क्या हो सकता है, EBIT डिवाइड बाय V इंटू 100 भी हो सकता है, बट यहाँ पे टैक्सेस है तो हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी अलग से निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ डेट अलग से निकालेंगे, फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला हम लेंगे यहाँ पे। सो क्या होगा इसमें, अभी हमारे को मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना है। अब हमने टोटल वैल्यू ऑफ फर्म निकाला 1832.50 एंड इसमें जो इक्विटी रीपरचेज करा है दैट इज रिप्लेस विद डेट। सो 1832.50 माइनस 275 किया, सो प्रेजेंटली जो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया 1557.50 आ गया। अब इससे हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगा, नेट इनकम डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी इनटू 100। सो दैट नेट इनकम ऑलरेडी हमने पिछले स्टेटमेंट में, इनकम स्टेटमेंट में कंप्यूट करा था। एज अ लीवर्ड कंपनी दिस इज 321.12 divided by value of equity 1557.50 into 100, so that comes to 20.62%. एंड अब यहाँ पे अगर टैक्स है तो जो कॉस्ट ऑफ डेट निकलेगा दैट विल बी आफ्टर टैक्स निकलेगा, इसलिए डायरेक्टली हमने EBIT डिवाइड बाय V इंटू 100 नहीं करा क्योंकि टैक्स है। सो cost of debt after tax will be cost of debt before tax into 1 minus tax rate. Rate of interest है 15%. So 15 into 1 minus 0.30 करोगे so 10.50% ये हमारे पास आएगा। एंड फिर हमने KO का फॉर्मूला लगा दिया, KO इज इक्वल टू KD इंटू D अपॉन D प्लस E प्लस KE इंटू E अपॉन D प्लस E। इससे हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी कमिंग टू 19.11%। 19.11% आए। ठीक है। सो अगर हम चेंज इन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी में देखें, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमारा चेंज कितना आएगा, अच्छा इसमें चेंज नहीं निकाला है। सो चेंज इन KO it will be 20% minus 19.11%. So it will be 0.89%. कैसे 20%? Look, when the company was all equity company तो उन्होंने KE was given 20%. So अगर company is all equity finance then KE will be equal to KO. तो पहले KO था हमारा 20%, अब KO हो गया 19.11%, सो 0.89% से चेंज हो गया। ठीक है। एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी में कितना चेंज हो गया, अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी हुआ है 20.62%, 20.62% और पहले था हमारा 20%। सो जो डिफरेंस है दिस इज 0.62%। गॉट इट? बोलो कोई डाउट?
मतलब डाउट नहीं होने के दो रीजन होते हैं, एक सब कुछ समझ में आ जाना और दूसरा होता है कुछ भी समझ में नहीं आना। ठीक, पहले की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम ही रहती है, बट चैप्टर के एंड में आते आते हो भी सकता है। वन थिंग, डोंट हेजिटेट इन आस्किंग द क्वेश्चन, जो मन में आए क्वेश्चन पूछो। डाउट आना इज अ गुड साइन, इट्स नॉट बैड। ठीक है, मेरे हिसाब से डाउट्स तो आने ही चाहिए, क्योंकि अगर डाउट नहीं आ रहे हैं मतलब डाउट नहीं होते तो क्लास करने की जरूरत ही नहीं थी। एंड लाइव क्लास करने के दो फायदे हैं, एक कि हमारा शेड्यूल बना रहता है, कोई सामने रहता है तो हम पढ़ लेते हैं, नहीं तो यही रिकॉर्डिंग रहती है तो फिर चलो देख लेंगे, आज टाइम नहीं हुआ, अभी क्या है थक गए, चलो बाद में करेंगे, कल करेंगे, और वो कल कभी नहीं आता। इसमें क्या है कि चलो ठीक है ऑफिस गए थे, ठीक नहीं भी मन कर रहा है पर सर ने मैसेज डाला है तो चलो ठीक है क्लास ज्वाइन कर ही लेते हैं। ठीक, कैसे तो भी मुंह धो के बैठ गए एंड क्लास शुरू हो जाता है। दिस इज वन एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज है, जिस मोमेंट पे डाउट आता है उसी मोमेंट पे तुम पूछ सकते हो, क्लैरिफाई कर सकते हो। ठीक है, हाँ बोलो। होप इट इज क्लियर, कोई इशू नहीं इसमें। हम्म हम्म देखो, कहीं ना कहीं हिंट जरूर दिया होता है कि कौन सी थ्योरी इसमें एप्लीकेबल होगी, अगर नाम नहीं भी लिखा है। ठीक है, सो अब ये अगर इस क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन की बात करते हैं, अगर सपोज यहाँ पे नहीं लिखा होता मॉडिग्लियनी एंड मिलर थ्योरी, तो नेट इनकम भी लग सकता था, नेट ऑपरेटिंग इनकम भी लग सकता, नेट ऑपरेटिंग इनकम मॉडिग्लियनी मिलर तो सेम ही हो गए, दोनों लग सकते थे, बट वैसा क्वेश्चन शायद ही फ्रेम करे। या तो वो स्पेसिफिकली बोलेंगे, जैसा हमने एक क्वेश्चन किया था कि नेट इनकम के हिसाब से करो, नेट ऑपरेटिंग के हिसाब से करो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डाउटफुल है, जहां एम्बिगुअस होगा वहां पे बेस्ट जजमेंट लगाना है, बट पहले ढूंढ के देखो कि क्या कहीं ना कहीं कोई साइन जरूर दिया होगा कि कौन सी थियरी अप्लाई कर, कुछ ना कुछ जरूर दिया होगा। ठीक है, ठीक। सो चलो, विद दिस वी आर कंप्लीटिंग विद द कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक डाउट था? पूरे चैप्टर में कहीं कुछ लगा, क्या इशू आया? क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फिर उसके बाद में मैं डिविडेंड पॉलिसी कराऊंगा। ठीक है, तो ये सेगमेंट खत्म होने के बाद में टेस्ट एक दूंगा मैं। कौन कौन से चैप्टर से? लिवरेज, कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड डिविडेंड पॉलिसी। इन चार चैप्टर, क्योंकि ये आपस में इंटरलिंक्ड है तो इसमें एक टेस्ट होगा। ठीक है, तो और टेस्ट देना मैंडेटरी है,
क्योंकि क्या होता है, हमारे को तभी खुद के बारे में असेसमेंट पता चलता है। क्लास में तो चीजें आसान लगती हैं, आसान इसलिए लगती हैं कि चलो कैसा होता है कि टीचर है वहां पे हेल्प करने के लिए, बट जब तुम खुद से करते हो ना, तब समझ में आता है कि कहाँ पे हमारे से गलतियां हो जाती हैं। ठीक है। एंड टेस्ट में क्या होगा, वो कैमरे के सामने ही टेस्ट देना है। ठीक। मैं ऐसा टेस्ट भेज दूं और तुम जो है बैठ के अपने कन्वीनियंस से नहीं करना है। 1.5 घंटे का टेस्ट होगा तो 1.5 घंटे में कंप्लीट करना है। ठीक है। चलो, फिर इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सो जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, दिस इज ऑलरेडी वी हैव डन। टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम पढ़ चुके हैं फाउंडेशन में, बट क्योंकि थोड़ा सा टाइम उस चीज को किए हुए हो गया है, सो हमारे को कुछ चीजें दिमाग से निकल जाती हैं, तो आई एम जस्ट रिकॉलिंग देम एक बार, जस्ट फास्ट, बहुत भी फास्ट नहीं, बट हाँ एक बार सारे कंसेप्ट जस्ट रिकॉल करके लेंगे। ठीक है। सो व्हाट इज ईयर, यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, what is time value of money? The time value of money concept says that money received today is more valuable than money received after some time. ठीक है। सो मतलब क्या हो गया कि जो हमारे को पैसा आज मिलता है वो ज्यादा वैल्यूएबल है एज कंपेयर टू द मनी रिसीव्ड आफ्टर सम टाइम। ठीक। सो व्हाट इज हियर व्हेन इट कम्स टू द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं, ये हमारा इसमें इन द टाइम वैल्यू ऑफ मनी वी आर हैविंग द कंसेप्ट ऑफ बर्ड इन हैंड। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ द बर्ड इन हैंड? इट इज अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन बुश। मतलब एक चिड़िया पकड़ी जो हाथ में है, इट इज बेटर देन टू इन बुश। मतलब दो क्या है, दो चिड़िया तुम पकड़ सकते हो बट वो तुम्हारे हाथ में नहीं, जो पकड़ लिया वो बेटर है। दैट इज कॉल्ड एज बर्ड इन हैंड कंसेप्ट। Got it. So what happens here when it comes to the time value of money? अब इसके जो reasons हैं, reasons of time value of money, हमारे जो जितने भी reasons हैं, मतलब ये time value of money क्यों होता है, आज जो हमारे को पैसा मिल रहा है, why it is better than money received after some time? So the first reason is inflation. What is inflation? Inflation is basically the reduction in the purchasing power of the currency. ठीक है, जिसको हम महंगाई भी बोलते हैं। इन्फ्लेशन क्या है? महंगाई हो गया। ठीक है। देन द सेकेंड फैक्टर इज द रिस्क। सेकेंड फैक्टर इज रिस्क एंड द थर्ड फैक्टर इज द अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये हमारे पास में तीन बेसिक रीजंस हैं। ठीक है। एक और रीजन भी हो जाता है कि दैट इज द यूटिलिटी ऑफ द मनी, मतलब तुम कहीं उसको और यूज कर सकते थे उस पैसे को, एंड वो मतलब कहीं पे तुम्हारे को उसको स्पेंड करना है या आज रिक्वायरमेंट है, वो भी हो सकता है। बट ये तीन बेसिक रीजंस है। वन इज इन्फ्लेशन, सेकेंड वन इज रिस्क एंड थर्ड वन इज द अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। दीज आर द थ्री प्राइमरी रीजंस फॉर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब इनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट कम्स इज इन्फ्लेशन। जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, सो व्हाट इज inflation? Inflation is the reduction in the purchasing power of currency. ठीक है। सो यहां पे जब हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन होता क्यों है? इन्फ्लेशन के जो हमारे पास रीजंस हैं, एक जो बेसिक रीजन होता है जो हमारे को इकोनॉमिक्स में बेसिकली जब शुरुआत में हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो सिखाया किया जाता है कि डिमांड और सप्लाई में मिसमैच होने की वजह से हमारी महंगाई बढ़ती है। ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल क्या होता, कैसा रहता है कि आज की डेट में अगर हम देखें तो जो हमारा ये जो प्राइसेस है, लाइक वीट है, ऑयल है, इनके प्राइसेस सिग्निफिकेंटली बढ़े हैं। रीजन फॉर दिस इज
क्या है, यूक्रेन रशिया वॉर स्टार्ट हुआ. रशिया एंड यूक्रेन दे आर द मेजर सप्लायर ऑफ व्हीट एंड द यूक्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सनशाइन कंट्री. वहां पे जो सनफ्लावर है उसकी खेती बहुत होती है एंड दुनिया का जो मेजर सप्लायर ऑफ सनफ्लावर ऑयल है वो यूक्रेन है. तो जब वॉर स्टार्ट हुआ तो उसकी वजह से वहां पे क्या हुआ कि इंटरनेशनल सप्लाई कंस्ट्रेंट्स आ गए. व्हीट की सप्लाई पे फर्क पड़ गया एंड सनफ्लावर ऑयल की सप्लाई पे फर्क पड़ गया. तो बट डिमांड तो अभी इनकी एकदम से कम हो नहीं सकती, तो कंज्यूमेबल आइटम्स है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ गए. ठीक है, सो ये डिमांड एंड सप्लाई इज वन रीजन. देन द सेकंड इज विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, that is printing of currency by the governments. Look what happens. What is basically inflation? Inflation is basically more money chasing less goods. ठीक. तो अगर मैं पैसा छाप दूं, मतलब सरकार को कैसा होता है कि गवर्नमेंट इज हैविंग द राइट टू प्रिंट द करेंसी. उनके पास में राइट है करेंसी प्रिंट करने का. ठीक. सो वो करेंसी प्रिंट करने का राइट कैसा होता है, गवर्नमेंट्स का तुमने देखा होगा कि ज्यादातर केसेस में दे आर हैविंग द डिफिसिट बजट. गवर्नमेंट जो बनाती है, जो बजट होता है बेसिकली वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है गवर्नमेंट का. बजट का कभी भी एनालिसिस देखो तो मनी रिसीव्ड एंड मनी स्पेंट आता है. ठीक है. सो सरकार को कहां कहां से पैसा मिलेगा, टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स से मिलेगा, इनडायरेक्ट टैक्स से मिलेगा, कुछ और तरीके से जिस भी उसमें हेड में उनको पैसा मिल रहा है वो मनी रिसीव्ड, रुपी रिसीव्ड आया, फिर रुपी स्पेंट. एंड जब रुपी स्पेंट की बात आती है तो डिफिसिट बजट कैसा होता है कि गवर्नमेंट जो है जितनी उनकी आमदनी है, जितनी उनकी इनकम है उससे ज्यादा खर्चा कर, तो वहां डिफिसिट हो जाता है. अब ये डिफिसिट को कैसे मीट आउट करती है गवर्नमेंट? एक है बोरोइंग, बोरो करती है. दूसरा है गवर्नमेंट जो है करेंसी प्रिंट कर देती है उतने अमाउंट, एंड दे प्रिंट द करेंसी एंड दे स्पेंड दैट मनी. तो अब इसमें क्या हो जाएगा कि गवर्नमेंट अगर करेंसी ज्यादा प्रिंट कर देगी सो सप्लाई ऑफ करेंसी विल इंक्रीज, एंड जब सप्लाई ऑफ करेंसी बढ़ जाएगी तो उसकी वजह से होगा क्या कि उस करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है. ठीक है. सो व्हाट इज हियर कि यहां पे क्या हुआ कि अगर महंगाई है तो महंगाई की वजह से क्या होता है कि अगर सपोज मेरे पास में आज कोई चीज है, अगर मेरे को आज 100 रुपीज मिलते हैं, अगर मुझे 100 रुपीज मिलते हैं तो क्या होगा, सपोज ये पेन 100 रुपीज का है. ठीक है. सो क्या हुआ, मेरे को आज 100 रुपीज मिले तो मैं ये पेन 100 रुपीज का परचेज कर सकता हूं. गॉट इट. बट अगर यही 100 रुपीज मेरे को एक साल बाद मिलने हैं और 10% का इन्फ्लेशन है, तो आज से एक साल बाद क्या हो गया, इस पेन की कीमत बढ़ के हो गई 110 रुपए, 110 रुपीज हो गई. तो अगर मेरे को आज 100 रुपीज मिलते, अगर मुझे आज 100 रुपीज मिलते तो मैं क्या कर सकता था, मैं ये 100 रुपीज से ये पेन खरीद सकता था क्योंकि इस पेन की भी कीमत 100 रुपीज ही है. बट अगर यही 100 रुपीज मेरे को आज से एक साल बाद मिले तो इस पेन की कीमत कितनी हो गई, 110 रुपीज हो गई, और मेरे को पैसा मिला कितना, 100 ही मिला ना. सो इन दैट सिचुएशन व्हाट इज बेटर, अगर मेरे को आज 100 रुपीज मिलता तो मैं पेन खरीद सकता हूं, बट अगर एक साल बाद यही सेम 100 रुपीज मिलता है तो मैं ये पेन नहीं खरीद सकता क्योंकि इस पेन महंगा हो गया. गॉट इट. So due to inflation, it is better to receive the money at the earlier. जितना जल्दी पैसा मिल जाएगा उतना ज्यादा हमारे को फायदा रहेगा. रिमेंबर, करेंसी की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं होती, इट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर. ठीक है. एंड ये मोदी जी ने 2016 में 8 नवंबर 2016 रात को 8 बजे अच्छी तरीके से समझा दिया. एंड ही मेड अ डिक्लेरेशन कि 500 1000 के नोट बंद हो गए, तो वो कागज के टुकड़े बन गए. ठीक है. एंड लोगों के पास में अलमारी में वैसे ही पड़े हुए रुपए भी 500 1000 के नोट पड़े रह गए. मेरे पास में भी 4 नोट पड़े हैं 500 के.
वो अलमारी में किधर तो भी कपड़ों के नीचे किधर तो भी रखे हुए थे, वो उस टाइम मिले ही नहीं। वो टाइम निकल गया, उसके बाद में वो मिले तो अब वो क्या है कि वो याद में रखे हुए हैं मोदी जी की कि ये नोटबंदी हुई थी। तो क्या हो गया, वो जस्ट पीस ऑफ पेपर है, उसकी आज की डेट में कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, सो क्या हो गया, जो करेंसी है उसकी कीमत कितनी है, जितनी उसके बदले में गुड्स या सर्विसेज आती हैं वही उसकी कीमत है। आई बात समझ में? ठीक है, देन द सेकेंड फैक्टर इज रिस्क। जो हमारा सेकेंड फैक्टर है वो है रिस्क। ठीक, तो जब भी मैं अपना पैसा किसी को देता हूं तो वहां पे होता क्या है कि वहां पे हम रिस्क ले रहे हैं। ठीक है, कि पैसा दिया तो किसी को, वो वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी रिस्क होती है ना। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, मैं किसी को पैसा देता हूं, ठीक, सो व्हाट विल हैपन कि किसी को दिया, उधार दिया, 100 रुपीज है, फ्रेंड को उधार दिए, तब क्या है, उसने लिए, उसके बाद में सपोज वापस ही नहीं किया उसने, तो क्या रिस्क हो गया ना, रहेगी ये चीज। इज इट क्लियर? ठीक, अब यहां पे क्या होता है, रिस्क जो है टाइम के साथ में बढ़ती है। जितना ज्यादा टाइम गैप होगा इन रिसीविंग बैक द मनी, उतनी मेरी रिस्क बढ़ती है। से फॉर एग्जाम्पल योर फ्रेंड कम्स एंड ही आस्क्स फॉर द मनी। वो क्या है, वो बोलता है कि उसको कुछ पैसे चाहिए, से 1000 रुपए चाहिए। ठीक, सपोज एंड ही इज गुड फ्रेंड ऑफ यू। वो आता है कि मेरे को 1000 रुपए चाहिए, तुम्हारे पास 1000 रुपए हैं। उसने बोला कि 1000 रुपए चाहिए, मैं कल वापस करता हूं। ठीक है, सो मोस्ट प्रोबेबली यू विल गिव हिम 1000 रुपीज। ठीक है, उसने क्या बोला, मेरे को 1000 रुपए दे दो, मैं कल वापस करूँ। ठीक है, तुमने दे दिए, तुरंत निकाला और तुमने 1000 रुपीज उसको दे दिए। ठीक, सेम फ्रेंड कम्स टू, वो बोलता मेरे को 1000 रुपए दे दे, मैं 1 महीने बाद वापस कर। तो अब क्या होगा, दोस्त भी वही है, रुपए भी उतने ही है, बट अब तुम सोचोगे कि 1000 रुपए की तुम्हारे को 1 महीने में जरूरत तो नहीं पड़ेगी, तुम्हारे को भी आगे रेंट देना है, कुछ करना है, कुछ खर्चा है। ठीक है, बट अच्छा दोस्त है। क्या हुआ, तुम सोचोगे 2 4 5 मिनट सोचोगे, एंड फिर ठीक है, अच्छा दोस्त था, तुमने दे दिए। ठीक, जब उसने बोला कि अगले ही दिन वापस कर रहा, तुरंत दे दिए। जब उसने बोला 1 महीने बाद, तुम्हारे मन में थोड़ा सा हुआ कि दूं कि नहीं दूं, क्या होगा। ठीक है, वही दोस्त आता है, 1000 रुपए मांगता है और बोलता है कि वो 1 साल बाद वापस कर। अब तुम सोचोगे, अब तुम क्या सोचोगे, तुम ये नहीं सोचोगे कि उसे 1000 रुपए देने हैं, तुम अब ये सोचोगे उसको मना कैसे करूं। एक दोस्त वही है, अब साल भर बाद कौन दोस्त याद रखे नहीं रखे, वो बोले कि कौन दोस्त कैसा। तो यहां पे अब क्या हो गया, तुम 1 साल बाद अगर वो वापस करने की बात कर रहा है तो तुम उसके लिए बहाना सोचोगे कि नहीं नहीं, अरे अभी तू आया, अभी बस 10 मिनट पहले आया होता, मैं तेरे को 1000 रुपए देता, अभी वो दूसरा दोस्त था वो आ गया, उसको मेरे को 1000 रुपए दे दी, मेरे पास है नहीं। तो क्या हो रहा है, वही 1000 रुपए है, वो बोलता है नेक्स्ट डे वापस कर दिया, तुरंत दे दी। तूने बोला 1 महीने बाद वापस करूंगा, थोड़ा सोचा और फिर दे दी। और वही दोस्त है, वही 1000 रुपए, उसने बोला 1 साल बाद। अब 1 साल बाद तुमने सोचा, और तुमने सोच के क्या सोचा, देने के बारे में नहीं सोचा, बहाना सोचा कैसे नहीं दो। तो क्या हो गया, यहां पे जैसे जैसे टाइम बढ़ा वैसे वैसे तुम्हारा रिस्क बढ़ गया, तुम्हारे मन में रिस्क बढ़ी। तो जितना ज्यादा टाइम गैप होगा पैसे के मिलने में, उतनी ज्यादा तुम्हारी रिस्क होगी। ठीक है, सो क्या हो गया, ड्यू टू रिस्क व्हाट इज बेटर, इट इज बेटर दैट वी रिसीव द मनी एट द अर्लीएस्ट। ठीक है, जितना जल्दी पैसा मिल जाए, मतलब नेक्स्ट डे मिलता है तो अच्छा, 1 महीने बाद मिलता है तो ठीक है, 1 साल बाद मिलता है तो खराब है। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर कि वही पैसा, बट वही दोस्त वही पैसा, बट टाइम बदला, रिस्क बदली। देन अब थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट।
सो इन्फ्लेशन और रिस्क तो हम कैपिटल बजटिंग में जाके ही डिस्कस करेंगे। एंड जो बेसिक फॉर्मूलेज हमारे जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हैं, दैट इज बेस्ड ऑन अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो व्हेन इट कम्स टू अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, सो व्हाट इज हियर कि एज ए अगर इन्वेस्टर के पास में अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, सो इन दैट सिचुएशन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, मेरे को 100 रुपीज मिलते हैं, ठीक है, 100 रुपीज मिलते हैं दैट आई कैन इन्वेस्ट समवेयर, अगर मैं कहीं इन्वेस्ट कर सकता हूं तो क्या होगा, ठीक है। सो अब इसमें सोच के देखते हैं कि कैसी हमारी पोजीशन आएगी। सो जो हमारा थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज द अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, नाउ व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ दिस। ये जो है हमारे पास में जो हमारे सारे फॉर्मूलेज आएंगे, ये हमारे इसी पे बेस्ड होंगे। किस पे बेस्ड होंगे? ये जो अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट वाला जो कंसेप्ट है, इसी पे बेस्ड हमारे सारे फॉर्मूलेज अभी के रहेंगे। इन्फ्लेशन विल बी डिस्कसिंग जब हम कैपिटल बजटिंग में इन्फ्लेशन एंड रिस्क विल बी डिस्कसिंग देयर, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, से फॉर एग्जाम्पल आई गेट 100 रुपीज टूडे। टूडे मीन्स what? Today means year 0, ठीक है। Now what is year 0? Year 0 या time 0 means what? It means the point जहां से हमने टाइम काउंट करना स्टार्ट किया, that is called as the year 0, ठीक है। It has nothing to do with the calendar year or the financial year। मतलब अगर आज क्या डेट हो गई, 20th फेब है, 20th फेब है ना, 19th है, हाँ ठीक। सो अगर आज 19th फेब है तो क्या हो गया, और मैं आज बैठ के कैलकुलेशन कर रहा हूं तो आज को हम ईयर 0 मान लेंगे। दैट इज व्हाट द कंसेप्ट इज, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है कि आज की डेट में आई गेट द ₹100 टुडे, एंड सपोज वी आर हैविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 10%। मेरे पास में जो अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट था दैट वाज एट द रेट ऑफ 10%। सो व्हाट हैपेंस एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, सो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, इफ आई एम हैविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 10%, सो आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट दिस मनी, एंड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर मेरे को कितना पैसा मिलेगा, 100 रुपीज को 10% पे इन्वेस्ट किया तो 110 रुपीज मिलेगा। गॉट इट। बट अगर मेरे को ये 100 रुपीज आज नहीं मिलके आज से 1 साल बाद मिलते, मतलब अगर मेरे को ये 100 रुपीज यहां पे मिले होते, ठीक। सो इन दिस सिचुएशन ये जो हमारा 100 रुपीज जो आज मिला है और जो 100 रुपीज हमारे को आज से 1 साल बाद मिला है, क्या दोनों की वैल्यू सेम है? सो आंसर इज नो। If I get 100 rupees today, then I can invest this 100 rupees at the rate of 10% for 1 year. And if I invest this 100 rupees at the rate of 10% for 1 year, I will be getting 110 rupees at the end of the first year. But instead of getting 100 rupees today, if I get the same 100 rupees at the end of the first year, then ये जो मेरा 100 रुपीज है, जो 100 रुपीज मेरे को आज मिला और जो 100 रुपीज आज से 1 साल बाद मिला, उसकी वैल्यू सेम नहीं होगी। जो 100 रुपीज मेरे को आज मिला है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। इज दिस क्लियर? गॉट दिस? ठीक है। सब कितनी होगी इस, ये जो 100 रुपीज मेरे को आज से 1 साल बाद मिलता है,
लुक हुआ क्या है, यही 100 रुपीज जो मेरे को आज मिला था, इसको हमने 10% पे इन्वेस्ट किया, तो एक साल बाद कितना हो गया हमारे पास, 110 रुपीज हुआ। सो यही 100 रुपीज बढ़ के 110 रुपीज हुआ है। So 110 rupees at the end of the first year is equivalent to 100 rupees at 0 year. यही 100 rupees तो बढ़ के 110 हुआ ना। So what is going to happen? We can say ये जो 110 rupees है that is equivalent to 100 rupees today. Can we say this way? Answer is yes, we can say. ठीक है। So अगर मेरे को 100 रुपीज एक साल बाद मिलते हैं, कौन से 100 रुपीज? अगर ये 100 रुपीज मेरे को आज से एक साल बाद मिलते हैं, तो इसकी वैल्यू आज कितनी होगी? इसकी वैल्यू होगी 100 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100। बताओ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 डिवाइड बाय 110 इंटू 100, दैट कम्स हाउ मच? सो 90.909 या 91 रुपीज वी कैन से। ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर इन द सिचुएशन कि ये जो 100 रुपीज हमारे को आज से एक साल बाद मिला है, इसकी आज की वैल्यू कितनी होगी? इसकी आज की वैल्यू होगी 90.91 रुपीज। इज इट क्लियर? ठीक। सो ये जो 90.91 रुपीज है, दिस विल बी कॉल्ड एज प्रेजेंट वैल्यू, और ये जो 100 रुपीज है ये कहलाएगा फ्यूचर वैल्यू। ये क्या कहलाएगा? फ्यूचर वैल्यू। इज इट क्लियर? ठीक। सो ये है हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू, ये है हमारे पास फ्यूचर वैल्यू। होप दिस इज क्लियर। ठीक। अब इस 90.91 प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या है? व्हाट डज दिस मीन? ये दोनों सेम कैसे हैं? ये दोनों सेम है कैसे? इट मीन्स दैट कि अगर मुझे आज की डेट में आज की डेट में 90.91 रुपीज मिलते हैं, आज की डेट में अगर मेरे को 90.91 रुपीज मिलते हैं, एंड इफ आई एम हैविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 10%, सो मैं क्या करूंगा? इस 90.91 रुपीज को आई विल इन्वेस्ट एट द रेट ऑफ 10%. So 1 plus 0.10 raised to the power 1 for 1 year. So how much money we will be getting? इसको अगर इन्वेस्ट किया तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? So 90.91 into 1.1. So that will be coming 100 rupees. Will it be? So ये हमारे पास क्या हो गया? This is 100 rupees. अब यहां पे अगर हम बात करें तो ये जो 90.91 है ये क्या है? ये है हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू। ये है प्रेजेंट वैल्यू। ये 100 रुपीज क्या है? ये है फ्यूचर वैल्यू इनटू 1 plus 0.10 raised to the power n, so 1 plus r raised to the power n is equal to फ्यूचर वैल्यू। तो इससे अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला चाहिए, किसका फॉर्मूला चाहिए? प्रेजेंट वैल्यू का अगर मुझे फॉर्मूला चाहिए, सो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होगा फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू द पावर एन। ये हमारे पास, इसको क्या करेंगे? इसको इधर डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे। सो द प्रेजेंट वैल्यू का जो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है, that basic formula is future value divided by 1 plus r raised to the power n. This is the basic formula we are having for the present value. Hope it is clear, got this? ठीक। सो अब यहां पे अगर सोच के देखो तो इस केस में यहां पे अब होगा क्या? जब हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कैसी पोजीशन आएगी हमारे पास? यहाँ पे देखो प्रेजेंट वैल्यू तो हमारे को कंप्यूट करना है, फ्यूचर वैल्यू हमारे को दिया हुआ होगा। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? वेरिएबल है हमारे पास दो।
वन इज आर एंड अनदर इज एन। यहाँ पे हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं? वन वेरिएबल इज आर एंड अनदर वेरिएबल इज एन। एंड जो दोनों वेरिएबल हैं ये डिनोमिनेटर में। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी या एन की वैल्यू बढ़ेगी, हमारी टाइम वैल्यू ऑफ मनी या प्रेजेंट वैल्यू कम होगी। सो राइट द नोट। Write the note. Right. In formula, formula of present value is equal to future value divided by 1 plus r raised to the power n. We are having two variables, that is r in bracket rate of interest and n is what it is year of cash flow, मतलब जहां पे हमारे को कैश फ्लो एक्चुअल में मिल रहा है, ईयर ऑफ कैश फ्लो as both variables are in denominator, therefore there is inverse relationship between present value and two variables ठीक है। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर इन दिस केस? अब हम यहाँ पे एक एक करके दोनों चीजों को टेस्ट करते हैं। तो हमारे पास में जो दो वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल क्या है? वन इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड अनदर इज नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक। सो आई टेक द सेम सिचुएशन, क्या वही हमारा 0 ईयर में हमारा 100 रुपीज रिसीव हुआ, ईयर 0 में वी गॉट 100 रुपीज, बट अब अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट 10% की जगह अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट 15%. So what is going to happen here in this situation? At the end of the first year, rather than getting 110 rupees, we will be getting 115 rupees. ठीक। बट अब अगर मुझे 100 रुपीज आज नहीं मिलके, अगर मुझे 100 रुपीज आज से एक साल बाद मिला होता तो क्या होगा? क्या ये जो 100 रुपीज है और इस 100 रुपीज, जो 100 रुपीज मेरे को 0 ईयर पे मिला और जो 100 रुपीज मेरे को फर्स्ट ईयर के एंड पे मिला, तो क्या दोनों की वैल्यू सेम होगी? सो आंसर इज नो। द 100 रुपीज दैट आई हैव गॉट टुडे, आई कैन इन्वेस्ट दैट एट द रेट ऑफ 15%, सो आई विल बी हैविंग 115 रुपीज एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर. So if I get the same 100 rupees at the end of the first year, then the value of the both things are not going to be the same. So what is going to happen here in this case? 115 at the end of the first year. कौन सा 115? ये वाला 115 at the end of the first year is equivalent to 100 rupees at 0 year. Is equivalent to 100 rupees at 0 year. So 100 rupees at the end of the first year, 100 rupees at the end of the first year will be equivalent to 100 divided by 115 into 100. कितना हो गया? 100 divided by 115
86.96. So what is happening here in this situation कि अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट 10% की जगह कितने परसेंट पे थी, 15% पे थी, सो मेरी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 86.96 हुई। यही अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट 10% पे थी तो मेरी प्रेजेंट वैल्यू कितनी थी, 90.91 पे थी। सो क्या होगा, हायर द अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, लोअर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इज इट क्लियर? ठीक है। सो राइट नेक्स्ट नोट, राइट नेक्स्ट नोट। Right, as there is inverse relationship, between present value and rate of interest, therefore higher the rate of interest, lower the present value will be, and vice versa. वाइस वर्सा मतलब इसका उल्टा, लोअर द अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, हायर द प्रेजेंट वैल्यू, हायर द अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, लोअर द प्रेजेंट वैल्यू। इज इट क्लियर? देन अब इसके बाद में जो हमारे पास सेकंड फैक्टर था, दैट वाज द ईयर ऑफ कैश फ्लो। नाउ सपोज व्हाट वाज ईयर कि मेरे को ईयर 0 में आई गॉट 100 रुपीज, ठीक। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अगर मैं इसको एक साल के लिए इन्वेस्ट करूं तो मेरे को कितना मिलेगा, 110 रुपीज। बट अगर मैं इसी को 2 साल के लिए इन्वेस्ट करूं तो मेरे को कितना मिलेगा, वी विल बी गेटिंग 121 रुपीज। 100 रुपीज को 10% पे इन्वेस्ट किया फॉर 2 years, so we'll be getting 121 rupees. Now instead of getting this 100 rupees today, if I get the same 100 rupees at the end of the second year, ये जो 100 रुपीज है ये मेरे को आज मिलने की जगह एक साल बाद भी नहीं मिला, 2 साल बाद मिला। हमारी अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना था, 10% था, फर्स्ट ईयर में भी और सेकेंड ईयर में भी। तो क्या ये जो 100 रुपीज मेरे को आज से 2 साल बाद मिला है और जो 100 रुपीज आज मिला है, या दोनों की वैल्यू सेम हो गया? आंसर इज नो, इट्स नॉट। सो कैसे आएगा अब, 121 rupees at the end of the second year is equivalent to 100 rupees today. ये जो 121 rupees है सेकेंड ईयर के एंड पे, ये कहां से बना है, 100 रुपीज से ही तो आया है ये। सो 100 रुपीज एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर will be equivalent to 100 divided by 121 into 100। कितनी आएगी इसकी वैल्यू, 82.64, ठीक है। सो ये जो 100 रुपीज हमारे को सेकेंड ईयर के एंड पे मिला, इसकी प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, इसकी प्रेजेंट वैल्यू हो गई 82.64। इसकी प्रेजेंट वैल्यू हो गई 82.64। इज दिस क्लियर? ठीक। तो इससे क्या हुआ कि वी आर हैविंग इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्रेजेंट वैल्यू एंड ईयर ऑफ cash flow. Therefore, earlier the receipt of money, higher the present value will be, and vice versa. So, right, next note. As there is inverse relationship
between between present value and year of cash flow and year of cash flow. Therefore, earlier the receipt of money higher the present value will be. And vice versa. ठीक है. सो क्या हुआ था कि अगर मेरे को ये 100 रुपीज फर्स्ट ईयर के एंड पे मिलता तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही थी 90.91. बट अगर यही 100 रुपीज मेरे को सेकेंड ईयर के एंड पे मिला तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू आई 82.64. सो क्या हो गया, अर्लियर द रिसीट ऑफ मनी हायर द प्रेजेंट वैल्यू, लेटर द रिसीट ऑफ मनी लोअर द प्रेजेंट वैल्यू. इज इट क्लियर? ठीक है. अब यहाँ पे होता क्या है कि जो हमारी जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है उसके जो फॉर्मूले हैं इट इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कैश फ्लोज. ठीक. तो जो हमारे कैश फ्लोज हैं दे आर डिवाइडेड इन 4 कैटेगरीज. तो हमारे पास जो टाइप ऑफ कैश फ्लोज हैं ऑफ कैश फ्लोज, हमारे पास में जो कैश फ्लोज है इनको हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, और भी हो सकता है बट जो अभी हम कर रहे हैं 4 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर रहे हैं. सो राइट, कैश फ्लोज कैन बी divided in 4 categories. हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. इसमें से पहला है सिंगल कैश फ्लोज, देन सेकंड है स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लोज, देन थर्ड है एन्युइटी एंड फोर्थ है परपीचुइटी. लोग ये जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट है दिस इज बेस्ड ऑन द कैश फ्लोज, पैसा मिलने पे है. इज दिस क्लियर? ठीक है. ये नोशनल कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट नहीं है, इट इज बेस्ड ऑन कैश फ्लोज. सो अब इसमें जब हम बात करेंगे पहला हम लेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लोज. ठीक है. सो फर्स्ट हमारे पास आया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लोज. सो अभी जो हमने फॉर्मूला लिया था, क्या था फॉर्मूला? प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू द पावर एन. ये एक्चुअल में जो हमारा फॉर्मूला है ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो का ही हमने फॉर्मूला निकाला था. वो कैसे था कि 100 रुपीज आज मिल रहा है, 100 रुपीज आज से 1 साल बाद मिल रहा है, तो यहाँ पे ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो का ही फॉर्मूला है. ठीक है. अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, ये जो हमारे पास फॉर्मूला आया था ये यही तो आया था कि 100 रुपीज मेरे को आज मिलता है, 100 रुपीज आज से 1 साल बाद मिलता है, तो यही एक सिंगल 100 रुपीज के लिए प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला, ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो का ही फॉर्मूला है. ठीक है. ये हमारे पास एक फॉर्मूला हो गया.
अब इसको ही, ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको कैसे लिखा जा सकता है? एक तरीका ऐसा भी हो सकता है, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू 1 upon 1 plus r raised to the power n. Can we write it then in this way? क्या ये दोनों एक ही चीज है? आंसर इज यस। ठीक है, अब मैं इसमें से क्या चीज लेता हूं, इसमें से मैं सिर्फ ये वाली वैल्यू उठा के अलग करता हूं। क्या लिया? इफ आई टेक दिस 1 upon 1 plus r raised to the power, ये जो 1 upon 1 plus r raised to the power n है, और इसको अगर मैं कंपेयर करूं with the formula future value divided by 1 plus r raised to the power n, तो अब यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर तो सेम है, ये डिनोमिनेटर है, और फ्यूचर वैल्यू की जगह 1 रुपीज। ठीक है, तो अब ये जो हमारा फॉर्मूला है, ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, इसका मतलब क्या है? इट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सम फ्यूचर कैश फ्लो रिसीव्ड एट द एंड ऑफ n years if opportunity of investment is at r%। इसका मतलब क्या है? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस r रेज टू द पावर n। का मतलब क्या है? इट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सम फ्यूचर कैश फ्लो रिसीव्ड एट द एंड ऑफ nth ईयर इफ अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज r%। इज दिस क्लियर? ठीक है, इसका ये इंटरप्रिटेशन। अब मैं अगर यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू की जगह ये उठा के मैंने यहाँ रखा, ठीक है, ये वैल्यू मैंने यहाँ लेके आई, तो अब इसमें फ्यूचर वैल्यू की जगह क्या है? यहाँ पे है 1 रुपीज। सो ये जो 1 upon 1 प्लस r रेज टू द पावर n है, इसका मतलब क्या है? इट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ nth ईयर इफ अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज r%। इसको हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी बोलते हैं। ये जो 1 upon 1 प्लस r रेज टू द पावर n है, this is called as present value factor या फिर discounting factor, discounting factor। and इसका मतलब क्या है? it means what? it is present value of ₹1 received at end of nth year if opportunity of investment is at r%। किसकी बात कर रहे हैं हम? इसकी बात कर रहे हैं, ये जो 1 upon 1 प्लस r रेज टू द पावर n है, इसकी वैल्यू की बात हो। ठीक है, सो ये जो 1 upon 1 प्लस r रेज टू द पावर n है, दिस इज कॉल्ड एज प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर या फिर इसको हम डिस्काउंटिंग फैक्टर भी बोलते हैं। एंड इसका मतलब क्या है? 1 upon 1 plus r raised to the power n का मतलब है it is present value of 1 rupee received at the end of nth year if opportunity of investment is at r%। Hope it's clear, got this? ठीक है, लोग अब क्या कर दिया है कि ये जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो चैप्टर है वो फाउंडेशन में डाल दिया है। अब फाउंडेशन तो स्टूडेंट्स उसको एज ए एंट्रेंस मान के चलते हैं ना, जैसे इंजीनियरिंग का, मेडिकल का एंट्रेंस है, उसके बाद में एंट्री मिली, उसके बाद पढ़ाई शुरू होगी। तो जो फाउंडेशन लेवल पे जो पढ़ाई होती है
वो स्टूडेंट्स उतना सिंसियरली करते भी नहीं है। उस टाइम पे तो यही नहीं समझ में आया होता है कि सीए आखिर में है क्या। सीए तो समझ में आना शुरू होता है इंटर में पहुंचने के बाद में, उसमें समझ में आना शुरू होता है और फाइनल पे पहुंच के असली में समझ में आता है कि आखिर में सीए है क्या। ठीक। सो व्हाट इज ईयर कि अब यहाँ पे क्योंकि अब पहले से पढ़ा हुआ है, तो मेरे को एक चीज बताओ कि इसको मैं कितना डीप में करवाऊं। ओवरव्यू पे ही ना। ठीक है। ठीक। सो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारा फॉर्मूला हुआ, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखा जा सकता है। ठीक है। तो ये हमारे पास में जो सेकंड फॉर्मूला आ जाएगा, इसी के लिए जो हमारे पास सेकंड फॉर्मूला आएगा, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ R% फॉर n ईयर्स। ऐसा सिंबल में इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है। एंड यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ R% फॉर n ईयर्स का मतलब क्या हो गया। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, इट इज 1/1 प्लस आर रेज टू द पावर n। इट इज 1/1 प्लस आर रेज टू द पावर n। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इट इज डिस्काउंटिंग फैक्टर या प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। इट मीन्स व्हाट, it is present value of 1 rupee received at the end of n years if opportunity of investment is 10%। ठीक है। सो अब अगर इसमें मेरे को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना है एट द रेट ऑफ 10% फॉर फर्स्ट ईयर, इसका मतलब क्या होगा, दिस इज 1/1 प्लस 0.10 रेज टू द पावर 1। इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी, 4 डेसिमल पॉइंट तक बताओ। 4 डेसिमल तो नहीं नहीं, 19.9091 आएगा ना। 1 है, 100 नहीं, 0.9091। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं निकालूं सेकेंड ईयर के लिए, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 10% फॉर सेकेंड ईयर, इट मीन्स व्हाट, दिस इज 1/1 प्लस 0.10 रेज टू द पावर 2। सो दिस इज कितना आएगा, 0.8264। ठीक है। ऐसे ही हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालें थर्ड ईयर के लिए, तो ये हमारा आएगा कितना, 0.7513। एंड प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 10% फॉर फोर्थ ईयर, दैट विल बी 0.6830। and for the fifth year at the rate of 10% for fifth year, that will be 0.6209। ठीक है। जब हम कैलकुलेटर पे इसे कंप्यूट करते हैं तो ये कैसे आता है, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 1.10 किया, प्रेस इक्वल 1 टाइम फॉर द फर्स्ट ईयर आ गया 0.909090, तो उसको राउंड ऑफ करके 0.9091 कर लिया। अगेन प्रेस इक्वल फॉर द सेकेंड टाइम 0.8264 सेकेंड ईयर के लिए आ गया। अगेन प्रेस इक्वल 0.7513 थर्ड ईयर के लिए आ गया। फोर्थ ईयर के लिए 0.6830 आ गया। ऐसे ही प्रेस इक्वल किया फॉर द फिफ्थ ईयर, ये 0.6209 आ गया। सो कैलकुलेटर पे इक्वल 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 प्रेस करते जाएंगे, हमारे को वैल्यूज इसकी डिस्काउंटिंग फैक्टर की मिलती चली जाएंगी। इज दिस क्लियर। ठीक है।
सो वही जो हमारे पास में 100 रुपीज था, उसकी अगर हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते इस फॉर्मूले से, ठीक है, सो कैसे आता, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ R% फॉर n ईयर्स। अब यहां पे 100 रुपीज मेरे को मिले एंड मेरा जो अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो कितना है, 10% फॉर फर्स्ट ईयर। तो जब हम इसमें करेंगे सो 100 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 10% फॉर फर्स्ट ईयर इज 0.9091 तो ये आ जाएगा 90.91 रुपीज। ठीक है, ऐसे ही हमारे को सेकेंड ईयर के लिए निकालना होगा तो 100 इंटू 0.8264 करोगे तो सेकेंड ईयर का आ जाएगा, ऐसे ही थर्ड ईयर का आ जाएगा। सो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करके हम इसी तरीके से वैल्यू हम यहाँ पे कंप्यूट करते जा सकते हैं, और इसकी डिस्काउंटिंग फैक्टर्स की टेबल भी रहती है, वो हम बाद में जब आएगा कैपिटल बजटिंग तो हम उस टाइम पे डिस्कस कर लेंगे, वो यूज करना भी जैसे रिक्वायर्ड होगा वैसा हम उसको करके ले लेंगे। ठीक है, देन अब इसके बाद में हम आ जाते हैं अपने सेकंड टाइप ऑफ कैश फ्लोज पे। सो हमारा जो फर्स्ट कैश फ्लो था, दिस इज सिंगल कैश फ्लो। Then after this we are having stream of cash flows। ठीक, सो जब हम बात करते हैं स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लोज की, तो इसका मतलब सम कैश फ्लोज एवरी ईयर कुछ हमारे को कैश फ्लोज मिल रहे हैं। ठीक है, सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ stream of cash flows। And here stream of cash flows मतलब we are getting some cash flows each year। ठीक है, that is we are getting some cash flows, each year। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम लेते हैं ईयर एंड कैश फ्लो। ठीक है, से फर्स्ट ईयर में हमारा जो इनफ्लो मिला हमारे को, सपोज 10,000 का इनफ्लो मिला। सेकेंड ईयर में जो इनफ्लो मिला वो 12,000 का मिला। थर्ड ईयर में इनफ्लो मिला से 15,000 का। रेंडमली कुछ भी मिल रहा है हमारे को, ठीक है, अलग अलग ईयर्स में अलग अलग कैश फ्लो मिल रहा है। फिर 14,000 मिला, देन फिर फिफ्थ ईयर में फिर से 18,000 मिला। सो एवरी ईयर वी आर हैविंग डिफरेंट कैश फ्लोज। सो अब इनकी जो प्रेजेंट वैल्यू है, इस पूरी स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इनके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करके इन सिंगल, इसको हर साल के कैश फ्लो को सिंगल कैश फ्लो मान लेंगे, उसकी अलग से प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और टोटल कंप्यूट कर लेंगे। तो यहाँ पे से हमारा प्रेजेंट वैल्यू जो हमारा अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट है, से इट इज एट द रेट ऑफ 10%। सो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 10% एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। अब हम ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स निकाल चुके हैं। फर्स्ट ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है 0.9091। ठीक, सो 10,000 रुपीज इज रिसीव्ड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड फर्स्ट ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है 0.9091। तो इसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 10,000 इंटू 0.9091 तो ये 9091 आ जाएगा। देन सेकेंड ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है 0.8264। सो मल्टीप्लाई कर दो 12,000 इंटू 0.8264। सो 12,000 इंटू 0.8264,
सो ये 9917 राउंडेड ऑफ वैल्यू आ जाएगी, 9917। ऐसे ही थर्ड ईयर के लिए 0.7513, फोर्थ ईयर के लिए 0.6830, फिफ्थ ईयर के लिए 0.6209। ये वैल्यूज हो गई। एंड कंप्यूट करो कि हमारा इंडिविजुअल ईयर्स के कैश फ्लोस, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोस कितना आ गया। So 15,000 into 0.7513, this is 11,269.50, तो राउंड ऑफ करके 270 कर दिया। देन इसके बाद में 9562, 11,176, और इसका टोटल भी ले लो लास्ट कॉलम का। ये हमारे पास क्या जाएगा, दिस विल बी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। 51,016 रुपीज कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं होगा, डायरेक्टली स्टेटमेंट बनाएंगे, ईच ईयर के कैश फ्लो को सिंगल कैश फ्लो लेके उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे एंड उनका टोटल कर देंगे, दैट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो स्ट्रीम। गॉट इट। देन अब इसके बाद में थर्ड हमारे पास जो थर्ड टाइप का कैश फ्लो है, दैट इज एन्युइटी। एन्युइटी, ठीक है। एन्युइटी मतलब क्या हो गया कि सेम कैश फ्लो फॉर सर्टेन ईयर्स, ठीक है। सो हर साल एक ही अमाउंट मिल रहा है, मींस सेम कैश फ्लो फॉर सर्टेन ईयर्स, एक ही अमाउंट मिल रहा है हर साल। मतलब ऊपर वाला जैसा हमारा कैश फ्लो स्ट्रीम था उसमें हमारे को हर साल अलग अलग अमाउंट मिल रहा था, बट उसमें अगर सपोज हमारे को एक ही अमाउंट मिले, एक ही अमाउंट मिले कितना, से 10,000 रुपीज, so for a period of 5 years, so we will be saying that this is the annuity of rupees 10,000 for a period of 5 years. So first year में 10,000 मिल रहा है, सेकेंड ईयर में 10,000 मिल रहा है, थर्ड ईयर में 10,000 मिल रहा है, फोर्थ ईयर में 10,000 मिल रहा है एंड फिफ्थ ईयर में 10,000 मिल रहा है। सो एवरी ईयर वी आर गेटिंग रुपीज 10,000, ठीक है। अब वही हम पहले तो बेसिक से ही जाते हैं कि ये सपोज जैसा हमने पिछले उसमें किया है वैसे ही हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 10% एंड देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। सो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 10% कितना, 0.9091, 0.8264, 0.7513, 0.6830, 0.6209। जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 9091, 8264, 7513, 6830, 6209।
लास्ट कॉलम का टोटल लोग कितना आएगा? $37,907। ठीक है, सो ये जो हमारे पास आ गया, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी। दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी। ठीक है, अब इसमें एक काम करो, ये जो हमारा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स, इसका ये वाला जो कॉलम है इसका भी टोटल, इसका टोटल कितना आ गया? 3.7907। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो सकता है, ये जो हमारा 37,907 आया था, ये दूसरी तरीके से भी निकल सकता है। 10,000 इंटू 3.7907 मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वैल्यू आएगी हमारे पास में। ठीक है, तो ये जो हमारे पास 3.7907 है, ये बेसिकली क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड एज प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी फैक्टर, या फिर इसी को क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर भी बोलते हैं। क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर, या तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी फैक्टर बोलो या फिर क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर बोलो। ठीक, तो इससे हमारे पास दूसरा फॉर्मूला आ गया। इसके लिए एक तो स्टेटमेंट बना के कर सकते हो, बट डायरेक्टली हम इसके लिए फॉर्मूला भी ले सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या आ गया? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी इज इक्वल टू एन्युइटी कैश फ्लो, एन्युइटी कैश फ्लो इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी फैक्टर एट द रेट ऑफ R%, जनरल अगर हम फॉर्मूला लेंगे, फॉर n years। सो ये हमारे पास में फॉर्मूला आया फॉर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी। अब जैसे हमारी डिस्काउंटिंग फैक्टर टेबल होती है, ऐसी एन्युइटी टेबल भी होती है, उससे भी मिल सकता है। और जैसे हम डिस्काउंटिंग फैक्टर्स कैलकुलेटर से कंप्यूट करते हैं, उसी तरीके से हम क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर या एन्युइटी फैक्टर भी कैलकुलेटर से कंप्यूट कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल, अगर हमारे को कंप्यूट करना है प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी फैक्टर एट द रेट ऑफ 10% फॉर 5 years कंप्यूट करना है, तो हम क्या करेंगे? इट विल बी 1 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल m प्लस कितने टाइम्स? 5 टाइम्स, एंड देन मेमोरी रिकॉल, ठीक है, सो जब हम इसमें कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ये कैसे आता है? 1 डिवाइडेड बाय 1.10, प्रेस इक्वल, प्रेस मेमोरी प्लस, अगेन प्रेस इक्वल, मेमोरी प्लस, प्रेस इक्वल, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एंड ये एक बीच में छूट गया, 1 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल m प्लस, इक्वल m प्लस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और फिर उसके बाद मेमोरी। सो 3.7907 ये वैल्यू आ गई। इसको अगर ये तो कंप्यूटर पे कैलकुलेटर है, इसको सेम अगर तुम नॉर्मल कैलकुलेटर पे करोगे
तो ये जीटी फंक्शन से भी आ जाता है। एक वो जीटी फंक्शन होता है ना, एम प्लस नहीं भी दबाओगे, जस्ट क्या करते जाओ, 1 डिवाइड बाय 1.10 प्रेस इक्वल 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 5 टाइम्स करा, उसके बाद में जीटी प्रेस करोगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हारे को वो यहाँ पे नहीं दिखा सकता क्योंकि ये वाला जो कैलकुलेटर कंप्यूटर में है इसमें वो जीटी फंक्शन है नहीं। नहीं तो जीटी फंक्शन से भी ये आ जाता है तुम्हारे कैलकुलेटर में, अगर जीटी फंक्शन है तो। ये ग्रैंड टोटल फंक्शन क्या करता है, जहां जहां तुम इक्वल प्रेस करते हो उनका ग्रैंड टोटल लेता चला जाता है। इज इट क्लियर? देन अब इसके बाद में हम आ जाते हैं नेक्स्ट, वो है एन्युइटी के बाद में आ गए परपीचुइटी पे। ठीक है, सो फोर्थ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपीचुइटी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपीचुइटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपीचुइटी। एक्चुअल में ये है तो एन्युइटी ही, बट एन्युइटी क्या होता है, कुछ फिक्स्ड ईयर्स के लिए होता है। अगर वही एन्युइटी मतलब यही 10,000 रुपीज इंफिनिटी तक मिलता चला जाता तो उसको हम बोलते हैं परपीचुइटी। ठीक है, दैट इज कैश फ्लोज, कैश फ्लोज are received till infinity। ठीक है, बेसिकली जो हमारा परपीचुइटी है, ये वर्ड कैसे आया है, इट इज परपीचुअल एन्युइटी। अगर एन्युइटी परपीचुअल है तो ये कहलाएगी परपीचुइटी। मतलब वही 10,000 इंफिनिटी तक मिलता चला जाए तो क्या होगा, वो इंफिनिटी तक हो गया, सो उसको हम बोलेंगे परपीचुइटी। इज इट क्लियर? ठीक, अब जो हमारे पास परपीचुइटी है, दे कैन बी क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज। सो जो हमारे पास परपीचुइटी है, it can be classified in 2 categories. One is constant perpetuity and another is growing perpetuity. एक होता है हमारा constant perpetuity, constant perpetuity, and दूसरा होता है growing perpetuity, growing perpetuity। कांस्टेंट परपीचुइटी का मतलब क्या हो गया, सेम कैश फ्लो टिल इंफिनिटी, सेम कैश फ्लो टिल इंफिनिटी। एंड यहां पे जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला फॉर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कांस्टेंट परपीचुइटी, इट इज कैश फ्लो डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट, कैश फ्लो डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट। एंड अगर ये हमारा ग्रोइंग परपीचुइटी है, इट मींस कैश फ्लोज ग्रोइंग या इंक्रीजिंग by certain percentage each year।
तो यहां पे जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज कैश फ्लो divided by discount rate minus growth rate. Cash flow divided by discount rate minus growth rate. Cash flow divided by discount rate minus growth rate. ठीक है. एक बात जस्ट एक छोटा सा एक एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये क्या चीजें हैं, कांस्टेंट परपेचुइटी क्या है और ग्रोइंग परपेचुइटी क्या है. ठीक है. फॉर एग्जांपल Mr. X wants to give a prize of rupees 1 lakh each year till infinity. सो अब ये मिस्टर एक्स तो इन्फिनिटी तक जिंदा नहीं रहेगा बट वो प्राइस देना चाहता है टिल इन्फिनिटी. ठीक है. सो हाउ मच अमाउंट he should invest today at the rate of 10% so that prize can be given till infinity. ठीक है. अब कैसा होता है, जैसे प्राइजेस हैं, अब नोबल प्राइज किसने स्टार्ट करा था? एल्फ्रेड नोबल ने स्टार्ट करा था. ठीक है. अब उसने मेरे ख्याल में 1800 समथिंग में नोबल प्राइज स्टार्ट करा था. नोबल पीस प्राइज शुरुआत हुई थी. सो व्हाट वाज द केस? उसने क्यों शुरू किया था? उसने एक्चुअल में ही वाज द इन्वेंटर ऑफ डायनामाइट. तो उसने जब डायनामाइट बनाया तो वो उसको लगा कि ये बहुत खतरनाक चीज उसने इन्वेंट कर दी है जिसकी वजह से बहुत डिस्ट्रक्शन हो सकता है. एंड ही अर्न लॉट ऑफ मनी आल्सो फ्रॉम द पेटेंट. सब उसके बाद में उसने सोचा कि मेरे को एक ऐसा प्राइज शुरू करूं जो लोग जो है दुनिया में शांति या पीस चाहते हैं उनको एक प्राइज मिले ताकि लड़ाई ना हो तो डायनामाइट यूज ही नहीं होगा. तो उसने 1800 समथिंग में 1890 या अर्ली 1900 में स्टार्ट करा और ये प्राइस आज तक भी चल रहा है. उसको मरे हुए तो कितने साल हो गए बट प्राइस चल रहा है. तो प्राइस कैसे चल रहा है? वो क्या करता है? एक ट्रस्ट बनाता है, उसमें एक पैसा जमा कर दिया. पैसा जो जमा हुआ उसको कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाता है. इन्वेस्टमेंट से जो इनकम आती है उस इनकम से प्राइस दिया जाता है. इज इट क्लियर? ठीक है. अब यहाँ पे हमारे को क्या करना है? हमारे को प्राइस देना है 1 लाख रुपीज का. कब तक देना है? टिल इन्फिनिटी. तो कांस्टेंट प्राइस है. इज इट क्लियर? तो यहां पे प्राइस कांस्टेंट रहेगा. तो इस केस में यहां हमारे को क्या करना होगा? ये हमारी कांस्टेंट परपेचुइटी हो गई. क्या हो गई? कांस्टेंट परपेचुइटी, क्योंकि 1 लाख रुपीज है ईच ईयर टिल इन्फिनिटी. तो हमारे को क्या करना पड़ेगा? जो 1 लाख रुपीज हमारे को देना है इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे. तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कांस्टेंट परपेचुइटी, ये हो जाएगा. फॉर्मूला इसके लिए क्या है? इट इज कैश फ्लो डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट. कैश फ्लो डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट.
एंड हमारा डिस्काउंट रेट क्या होता है? डिस्काउंट रेट इज द अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। जिस रेट पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं वो हमारा डिस्काउंट रेट होगा। एंड हियर द कैश फ्लो इज 1 लाख रुपीज एंड डिस्काउंट रेट इज 10%। सो कितना अमाउंट हमारे को आज की डेट में डिपॉजिट करना चाहिए? 10 लाख रुपीज। अब इसका मतलब क्या हो गया? अगर हम देखें ये जो हमने कैलकुलेशन करी इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? फर्स्ट ईयर पे मेरे को प्राइस देना है, हमने पैसा कितना जमा किया हुआ है? 10 लाख रुपीज। एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट? एट द रेट ऑफ 10%। तो हमारी इनकम कितनी जनरेट होगी? 1 लाख रुपीज। इस 1 लाख रुपीज से हम क्या दे देंगे? प्राइस दे देंगे, ठीक। और हमारे पास वो जो 10 लाख रुपीज था वो 10 लाख रुपीज एज इट इज है। सेकेंड ईयर के लिए फिर हमारे को अगर प्राइस देना होगा तो वो 10 लाख रुपीज सेकेंड ईयर के लिए भी डिपॉजिटेड एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट? 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो हमारे को सेकेंड ईयर पे भी 1 लाख रुपीज की इनकम होगी और उससे हम सेकेंड ईयर का प्राइस दे सकते हैं। ये हम कब तक कर सकते हैं? वी कैन डू दिस टिल इंफिनिटी। जब तक होगा तब तक चलता जा सकता है, कभी तक भी। इसमें सिर्फ एक अजम्पशन है कि हमारा जो रेट ऑफ रिटर्न है जो 10% है दैट विल बी कांस्टेंट, दैट विल नॉट चेंज टिल इंफिनिटी। 10% पे जमा कर दिया तो 10% पे जमा कर दिया, इंफिनिटी तक ये रेट हमारा रहेगा, ठीक है। अब इसी में हम क्या करते हैं कि अब कैसा है कि 1 लाख रुपीज 1 लाख रुपीज तो क्या होगा? इन्फ्लेशन की वजह से तो वैल्यू कम होती चली जाएगी। अगर वो चाहता है कि ये जो प्राइस है ये हर साल बढ़े, 4% से बढ़े, ठीक, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो अगर वो चाहता है कि वो प्राइस बढ़े हर साल 4% से, तो उसको कितना अमाउंट देना जमा करना पड़ेगा? सो राइट, so right, for example, if Mr. X wants price to increase by 4% each year, then how much amount he should invest today? If his अपॉर्चुनिटी, वो बाकी सब सेम है, ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम। तो अब यहां पे अगर वो चाह रहा है कि प्राइस हर साल 4% से बढ़े, तो फर्स्ट ईयर का प्राइस 1 लाख होगा, सेकेंड ईयर का 4% से बढ़ के 1,04,000 हो जाएगा, फिर 1,04,000 बढ़ के 1,08,000 समथिंग हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो परपेचुइटी है वो किस तरीके की परपेचुइटी है? दिस इज ग्रोइंग परपेचुइटी। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग परपेचुइटी। एंड इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला है दिस इज कैश फ्लो डिवाइडेड बाय discount rate minus growth rate, and our cash flow is how much? कितना प्राइस की शुरुआत कितनी हो रही है? 1 लाख रुपीज से हो रही है, डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट हमारा वही 10% है, बट अब ग्रोथ रेट 4% है तो 0.04। इसकी वैल्यू कंप्यूट करो कितना आएगा? ये आएगा 16,66,667।
ये हमारे पास वैल्यू आएगी 16,66,667। गॉट इट। ठीक, इसका मतलब हमारे को आज कितना अमाउंट डिपॉजिट करना चाहिए? 16,66,667 हमारे को इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक, अब इस कैलकुलेशन का अगर हम लॉजिक समझने की कोशिश करें तो कैसा होगा? लोग फर्स्ट ईयर का हमारे को प्राइस देना है, तो हमने क्या किया हुआ है? हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है 16,66,667। ठीक, इस पैसे को हमने किस रेट पे इन्वेस्ट किया है? हमने इसको इन्वेस्ट किया है एट द रेट ऑफ 10%। इज इट क्लियर? ठीक, तो अब यहां पे हमारे को फर्स्ट ईयर पे इनकम मिलेगी कितनी? 1,66,667 रुपीज की इनकम मिलेगी, 10% पे इन्वेस्ट किया। ठीक, अब इसमें से हमारे को प्राइस देना कितना है? हमें प्राइस देना कितना है? हमारे को प्राइस देना है 1 लाख रुपीज। तो इसमें से हम 1 लाख रुपीज का प्राइस दे देंगे। ठीक, 1 लाख रुपीज का प्राइस देने के बाद में हमारे पास सरप्लस जो बचेगा वो बचेगा क्या? 66,667। ठीक, अब ये जो 66,667 है, कौन सा अमाउंट? 66,667 का जो अमाउंट है ये क्या होगा? ये सेकेंड ईयर के लिए इन्वेस्ट हो जाएगा। ठीक, जब सेकेंड ईयर में हमारा इन्वेस्टमेंट हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा? ऑलरेडी 16,66,667 था और प्राइस देने के बाद में हमारे पास 66,667 रुपीज और बचा। तो हमारा सेकेंड ईयर में हम कितना अमाउंट और इन्वेस्ट करेंगे? कितना अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे? ये हो जाएगा 17,33,334 रुपीज। ठीक, तो अब सेकेंड ईयर पे जो अमाउंट इन्वेस्ट होगा वो 16,66,667 नहीं होगा, 17,33,334 रुपीज इन्वेस्ट होगा। तो ये जो 17,33,334 इन्वेस्ट होगा ये भी किस रेट पे होगा? 10% के रेट से होगा। तो इससे हमारे को जो इनकम मिलेगी वो मिलेगी 1,73,333। ठीक है, अब सेकेंड ईयर का जो प्राइस होगा अब वो 1 लाख नहीं होगा। जो सेकेंड ईयर का प्राइस है वो कितने परसेंट से बढ़ जाएगा? 4% से बढ़ जाएगा। तो सेकेंड ईयर का जो प्राइस होगा वो 1,04,000 होगा। तो यहां पे अब हमारे पास जो बैलेंस बचा हुआ पैसा है वो कितना होगा? बैलेंस बचा हुआ पैसा कितना आएगा? इसमें से माइनस कर दिया तो 69,333 रुपीज होगा। ठीक है, अब हम आते हैं हुआ क्या? बेसिकली हुआ क्या? तो व्हाट इज हैपनिंग कि अगर हमारे को प्राइस को 4% से बढ़ाना है, अगर हमारे को प्राइस को 4% से बढ़ाना है तो हमारी इनकम भी 4% से बढ़नी चाहिए। अब इनकम 4% से कैसे बढ़ सकती है? तो रेट ऑफ रिटर्न बढ़े या जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उसका अमाउंट बढ़े। अब हमने ये तो माना है कि 10% पे जो इन्वेस्ट होता है वो कांस्टेंट है, 10% पे रिटर्न मिल रहा मतलब 10% पे रिटर्न मिल रहा है, ये फिक्स्ड है, टिल इन्फिनिटी हमारे को मिलेगा। तो अब मेरी इनकम, क्योंकि क्या होगा? प्राइस तो बढ़ेगा, फर्स्ट ईयर का 1 लाख, सेकेंड ईयर का 1,04,000, फिर 1,08,000 समथिंग, फिर ऐसे बढ़ते 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 प्राइस बहुत बढ़ जाएगा। अगर मेरी इनकम नहीं बढ़ी तो एक दिन क्या होगा? जितना पैसा जमा है उससे ज्यादा प्राइस हो जाएगा, तो फिर मैं प्राइस दे नहीं पाऊंगा। तो क्या है, जितने से प्राइस बढ़ रहा है उतने से मेरी इनकम भी बढ़नी चाहिए। अब इनकम कैसे बढ़ेगी? इनकम बढ़ेगी अगर मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, और अगर मेरा 4% से प्राइस बढ़ रहा है तो मेरी इनकम भी 4% से बढ़नी चाहिए। सो क्या हो, यहां पे चेक करके देखते हैं। ये जो 1,66,667 ये फर्स्ट ईयर की इनकम है, इसका 104% करो। किसका? 1,66,667 का 104 करो परसेंट करो, तो ये कितना आ रहा है? 1,73,333। ठीक, अब ये कैसे 4% से बढ़ा? 4% से ये ऐसे बढ़ा कि इसका 4% निकालो, 16,66,667 का
4%। किसका 4% निकाल रहा है? 16,66,667। क्या हो गया? 667 आया। तो जो फर्स्ट ईयर का जो डिपॉजिट था, सेकेंड ईयर की डिपॉजिट उससे 4% बढ़ गई। ठीक, तो फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर तो सही। अब थर्ड ईयर में भी क्या ऐसा होगा? इसका 4% निकालो। 17,33,334 का 4% निकालो, कितना आएगा? इट शुड कम 69,333। हाँ, वो थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है ना, 333.33 उस तरीके से है, तो वो कितना आ गया? ये 69,330। ठीक है। सो क्या हो रहा है? हर साल मेरा प्राइस 4% से बढ़ रहा है, बट हर साल मेरी डिपॉजिट भी 4% से बढ़ती जा रही है। इसका मतलब मेरी इनकम भी 4% से बढ़ती चली जाएगी। तो क्या होगा? जिस रफ्तार से मेरा प्राइस बढ़ रहा, उसी रफ्तार से मेरी इनकम भी बढ़ रही है। तो मैं ये प्राइस कब तक दे सकता हूं? मैं कभी तक दे सकता हूं, मेरे पास पैसे की कमी नहीं पड़ेगी। ये हो गई हमारी ग्रोइंग परपीचुइटी। विदाउट ए क्वेश्चन यहाँ पे। होप दिस इज अंडरस्टूड कि वो जो कैलकुलेशन का लॉजिक है वो क्या है। ठीक है, चलो। तो ये हमारे पास में टाइम वैल्यू ऑफ मनी का बेसिक्स जो हमारे को जरूरत पड़ेगी उतना उतना मैंने कर दिया है। ठीक, सो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, कल हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्टार्ट करें। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच।